हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चैप्टर वन्या हिम्मत करके उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में एक अलग ही पॉजिटिवनेस, एक अलग ही जुनून अपने लिए दिखाई देता है। वो उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए ही बोला, वन्या, यू आर माइन। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम चाहो या ना चाहो, पर आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी किसी और को नहीं देखना चाहता, न ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वन्या तो यक्षित की आंखों में देखती ही रह गई, क्योंकि उसे आज उसकी आंखों में खुद के लिए एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। यक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आज के बाद से तुम उस शान से दूर रहोगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, मुझे तो जैसे बड़ा शौक है उससे चिपकने का। उसके ऐसा कहने पर यक्षित स्माइल करता है, जैसे उसे पहले ही पता हो कि वन्या यही बोलने वाली थी। वन्या फिर से बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोली, मुझ उसमें इत्तू सा भी इंटरेस्ट न तब था और न अब है। मैं तो कॉलेज के टाइम भी यही सोचती थी कि इस चविंगम से कैसे पीछा छुड़ाऊं। भगवान का शुक्र था कि कॉलेज के बाद इसकी शक्ल मुझे कहीं नहीं दिखी, पर पता नहीं आज कैसे टपक गया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित सीरियस फेस बनाते हुए बोला, अब तुम यक्षित राय सिन्हानिया की वाइफ हो। मैं चाहता हूँ कि अब सब तुम्हें इसी ओहदे से जाने। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। तुम्हें कहीं बाहर जाना हुआ तो गार्डस के साथ ही जाओगी। यक्षित ये सब वन्या की सिक्योरिटी के लिए कह रहा था, क्योंकि यक्षित के दुश्मनों की गिनती काउंटलेस थी। कौन, कब, कहां से हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसलिए यक्षित कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, खासकर अपनी फैमिली की सेफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यक्षित के सारे दुश्मन बस उसकी एक गलती के फिराक में बैठे थे और वो उन्हें ये मौका नहीं देना चाहता था। घर के सिक्योरिटी के बारे में सभी फैमिली मेंबर्स अवेयर थे वन्या को छोड़कर, क्योंकि वन्या अभी तक सिन्हानिया फैमिली की सारी बातों से अभी तक फैमिलियर नहीं थी। उसे यक्षित के दुश्मनों का भी कोई आइडिया नहीं था। हाँ, जब यक्षित पर पिछली बार अटैक हुआ था तब वन्या ने ये रियलाइज किया था, पर वो तो बस एक डेमो ही था। वन्या को अभी भी नहीं पता था कि यक्षित इतना क्रूएल क्यों है। वन्या ने यक्षित की बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित उसके मासूम से गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे पता है उस दिन जब तुम मुझे उस रूम में मिली थी, उस दिन तुम अपने घर छोड़कर भागने वाली थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के मुंह से ये सुनकर वन्या के जहन में उस दिन का पूरा सीन रिमाइंड हो गया। उसकी आंखों में एक डर और घबराहट नजर आने लगा। यक्षित ने ये भांप लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने एक नजर यक्षित को देखा और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं घर छोड़कर भाग रही थी। अपनी सटेप मॉम और डैड के टॉर्चर से तंग आकर मैं उनसे बहुत दूर चली जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। ये कहते हुए वन्या की आंखें नम हो गई थीं। यक्षित उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हारा बचपन कैसा बीता है, तुम्हें तुम्हारे घर में कैसे ट्रीट किया जाता था, पर अब तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या अब तक तो समझ ही चुकी थी कि सिन्हानिया फैमिली के सभी मेंबर्स कितने अच्छे हैं, सब उसकी बहुत केयर करते हैं। वो यक्षित की तरफ अपनी भरी आंखों से देखते हुए बोली, उस दिन जब आपने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था, उस दिन मैं डर गई थी, कहीं अब भी मुझे सबकी तरह टॉर्चर करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं। पर बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि आपका इसके पीछे क्या इंटेंशन था। उद्धरण चिन्ह। उसने एक बार फिर यक्षित की आंखों में देखते हुए कहा, यक्षित, थैंक यू सो मच, मुझे इन सब से बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यक्षित उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शुश, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त वो बहुत इमोशनल हो गई थी।
उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो तुम मुझे एक। वन्या यक्षित का इशारा समझ गई, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो यक्षित को धक्का देते हुए बोली, हटिए आप, हर वक्त बस यही सब चलता रहता है आपके दिमाग में। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह कमरे से बाहर निकलकर वेद के रूम की तरफ चली जाती है। यक्षित वन्या को जाता देख स्माइल करता है और अपने काम में लग जाता है। अगली सुबह, आज हॉलिडे था, इसलिए सब घर पर ही थे। युवान भी वेद के साथ खेल रहा था। दादाजी और यक्षित सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। बाकी सब भी दूसरे साइड वाले सोफे पर थे। अनिल जी अपने कमरे में और वन्या किचन में थी। तभी उसे दृष्टि का कॉल आया। वन्या ने कॉल पिक किया। हेलो दृष्टि। उद्धरण चिन्ह। वन्या, आज IFS का IF डे है तो क्यों न मैं तुझसे मिलने आ जाऊं। उद्धरण चिन्ह। इसमें पूछ क्या रही है, जल्दी आ, वैसे भी तुझसे मिले काफी दिन हो गए हैं मुझे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके। ये कहकर वन्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए और दृष्टि को सिन्हानिया मेंशन का एड्रेस सेंड कर दिया। फिर वह ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। दूसरी तरफ रजावत मेंशन। अनय भी आज प्लान बना रहा था कि क्यों न वो यक्षित से मिलकर आए। वेद को भी देखे उसे काफी वक्त हो गया था। ये सब सोचकर वह शॉवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। उसने आज एक ब्लू टी शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। इस कॉम्बो में वह बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपनी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच पहनी और सिन्हानिया मेंशन जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। उसे इतना रेडी होते देखने के डैड मिस्टर गौतम उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा आज सुबह सुबह किधर चले। उद्धरण चिन्ह। अने अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, यक्षित से मिलने जा रहा हूँ डैड, उससे मिले काफी वक्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह अपनी लिमिटेड एडिशन की BMW कार में बैठकर सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल गया। रास्ते में उसकी फेवरेट कॉफी शॉप थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न एक सिप ले ही लिया जाए। ये सोचते हुए उसने कार पार्क की और शॉप के अंदर जाने लगा। एक लड़की जो कि अपने एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे हाथ में अपना फोन लिए सामने की तरफ देखे बिना ही चली जा रही थी। वह अचानक से अनय से टकरा गई। ये लड़की और कोई नहीं दृष्टि ही थी। कॉफी गिरकर दृष्टि की ड्रेस पूरी तरह खराब हो गई। कॉफी हल्की गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। चैप्टर 32। एक लड़की जो कि अपने एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे हाथ में अपना फोन लिए सामने की तरफ देखे बिना ही चली जा रही थी। वह अचानक से अनय से टकरा गई। ये लड़की और कोई नहीं दृष्टि ही थी। कॉफी गिरकर दृष्टि की ड्रेस पूरी तरह खराब हो गई। कॉफी हल्की गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब आगे वो अनय पर गुस्से से लाल होते हुए बोले, ओ मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते थे आप। उद्धरण चिन्ह। अनय को तो पता था कि वो दृष्टि ही थी जिसने सामने की तरफ ध्यान नहीं दिया और फोन पर घुसी हुई थी। वो उसकी तरफ घूरते हुए बोला, भगवान ने आंखें सामने देखने के लिए दी है, पर लगता है तुम अपनी आंखों को इस्तेमाल ठीक से नहीं करती हो। उद्धरण चिन्ह। अनय का जवाब सुनकर दृष्टि को बहुत गुस्सा आ जाता था। वो उसकी तरफ घूरते हुए बोली, पहले तो गलती की, ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अनय भी अपनी बातों पर जोर देते हुए बोला, ओ मैडम, पहले ये तो देख लो कि कॉफी गिरी किसकी वजह से थी। ये तुम थी जो आंखों को मोबाइल स्क्रीन पर रखकर चल रही थी और चली आ रही हो मुझे बकरा बनाने। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने एक नजर अपनी ड्रेस को देखा। यह उसकी फेवरेट ड्रेस थी, जो कि कॉफी गिरने की वजह से खराब हो गई थी, इसलिए उसे और गुस्सा आ रहा था। वो अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आपकी वजह से मेरी फेवरेट ड्रेस खराब हो गई। अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी मैं, सारा मूड का सत्यानाश कर दिया आपने।
उद्धरण चिन्ह। अनय ने भी सुन रखा था कि लड़कियों के लिए अपनी ड्रेस कितनी प्यारी होती है। वो भी एटीट्यूड में बोला, चलो मैं तो तुम्हें इससे भी अच्छी और एक्सपेंसिव ड्रेस दिला देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने घूरकर एक बार अनय को देखा और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी अमीरी अपने पास ही रखें। उद्धरण चिन्ह। अनय उसे घूरते हुए बोला, यार तुम तो हद हो, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस दिला देता हूँ, वो भी तब जब मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारा कांटा वहीं अटका हुआ है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे अपने हाथों पर तेज जलन हुई। आह। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर अनय दृष्टि का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगा। दृष्टि ने झट से अपना हाथ अनय के हाथों से हटाते हुए बोली, ये क्या हरकत है। उद्धरण चिन्ह। अनय ने खा जाने वाली नजरों से दृष्टि को घूरा और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए वार्न करने के टोन में बोला, चुपचाप मुझे देखने दो, वरना सचमुच मैं जानबूझकर जलती हुई कॉफी तुम पर गिरा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि मन ही मन बोली, राक्षस कहें के। उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने। इसके जवाब में दृष्टि ने नमे सिर हिला दिया। अनय बहुत ध्यान से उसके बंद हुए जगह को देख रहा था। वो बड़ी नजाकत से दृष्टि का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था, जैसे कि दृष्टि कोई नाजुक कली हो और छूने भर से ही मुरझा जाए। एक बार के लिए दृष्टि भी अनय को देखने लग गई। अपने लुक से तो वह बहुत रिच लग रहा था और दिखने में डैशिंग तो था ही। दृष्टि के मन में अमीर लड़कों को लेकर न जाने क्या क्या ख्याल थे। वह सोचती थी कि ये अमीरजादे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। लड़की तो ये कपड़ों की तरह बदलते हैं। वो आज पहली बार किसी अमीरजादे को अपनी इस तरह से केयर करते हुए देख रही थी। खुद को इस तरह से देखता देख अनय उसे टीस करते हुए बोला, आई नो मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबके सामने मुझे इस तरह से ताड़ो। ये कहते हुए अनय इतराने लगा तो दृष्टि नाक सिकोड़ते हुए बोली, इतने भी हैंडसम नहीं है आपकी मैं आपको आंखें निकाल कर देखूं। पता नहीं लोग कैसी कैसी गलतफहमी पाल लेते हैं। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है आपने, बिल्कुल बंदर लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दृष्टि हंसने लगी। अनय उसकी हाथों में अपनी पकड़ बनाते हुए घूर कर उसे देखता है, फिर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, चलो मैं तो कम से कम बंदर लगता हूँ, पर तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है, बिल्कुल बिल्ली लगती हो, वो भी जंगली बिल्ली। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि भी डेविल स्माइल करते हुए अनय को देखती है और बोलती है, अगर आपको लगता है कि मैं जंगली बिल्ली की तरह दिखती हूँ तो आपके मेरे फीचर के भी दर्शन कर लेने चाहिए। अनय को कुछ समझ नहीं आया और वह सवालिया नजरों से दृष्टि को देखने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए दृष्टि अनय के हाथों के पास गई और उसे जोर से काट लिया। औच चच। इसके साथ ही अनय की पकड़ दृष्टि के हाथों पर ढीली पड़ गई। वो अनय को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। आज तक किसी भी लड़की ने अनय को छूने की भी हिम्मत नहीं की थी, पर दृष्टि ने तो उसे सीधे काट लिया। अनय को बहुत गुस्सा आ गया और वह दृष्टि को पकड़कर शॉप के एक प्राइवेट रूम में ले गया, जो हर वक्त उसके लिए बुक्ड रहती थी। उसकी इस हरकत से दृष्टि बहुत डर गई। अंदर आकर अनय ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दृष्टि डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बाहर जाने दीजिए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि के फेस को देख रहा था, जो इस वक्त डर के मारे उसकी हवा निकल गई थी। ये देखकर अनय को बहुत मजा आ रहा था। वो अपने हाथ फोल्ड किए हुए उसकी तरफ देखकर बोला, बुलाओ जिसको भी बुलाना है। ये कहते हुए वह दृष्टि के करीब जाने लगा। दृष्टि डरते हुए बोली, देखिए आप दूर रहिए मुझसे, वरना। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि अनय उसके बेहद करीब आ गया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए बोला, वरना क्या कर लोगी तुमने तो अपना काम कर लिया, अब मेरी बारी है। ये कहते हुए वह उसके गालों पर अपने दांत गड़ाने के लिए जैसे ही झुका, दृष्टि ने डर के मारे अपनी आंखें भींच ली। अनय ने चुपके से अपना फोन निकाला और दृष्टि की फोटो क्लिक कर ली।
फिर वह वेटर की लाई आइस क्यूब्स लेकर दृष्टि के हाथों में लगाने लगा, जहां उसे बर्निंग हुई थी। काफी देर बाद जब दृष्टि को कुछ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अने उसके जले पर आइस क्यूब से रब कर रहा था। अब तक दृष्टि को काफी राहत मिल चुकी थी। वह चाहकर भी अने से नजरें नहीं हटा पा रही थी। अने उसे रूम से बाहर लाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अगर मैं आपके कार में आई तो आप जरूर मुझसे बदला लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अने दृष्टि की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और बोला, पहले तो मुझे सिर्फ शक था पर अब यकीन हो चुका है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। दृष्टि ने एक नजर उसे घूर कर देखा। अने उसके पास आकर बोला, नेक्स्ट टाइम अपनी आंखों का इस्तेमाल करना। माना कि दिमाग का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकती पर कम से कम आंखों को तो अपना काम करने दो। अने ने ये टीस करते हुए कहा जिससे दृष्टि उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। वो उसके पास आकर धीरे से बोली, अगर आप अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं आपका खून कर दूंगी। उसकी इस बात पर अने स्माइल करने लगा जैसे वह दृष्टि का मजाक उठा रहा हो। ये देखकर दृष्टि और इरिटेट हो गई और पांव पटक कर वहाँ से जाने लगी। उसका सारा मूड खराब हो गया था। अब वो सोचने लगी कि वो वन्या से मिलने जाए या न जाए। फिर उसने सोचा कि किसी और की वजह से अपना मूड क्यों खराब करना। ये सोचकर वह सिंहासन मैंशन की तरफ ऑटो में बैठकर जाने लगी। अने भी अपनी कार में बैठकर सिंहानिया मैंशन के लिए निकल गया। वह कार ड्राइव करते हुए खुद से बोला, अजीब पागल लड़की है। पहले तो बिना गलती के ही सुना रही थी और जब मैंने उसे हेल्प ऑफर की तो भी उसे लेने से मना कर रही थी। हो न हो जरूर ये किसी पागल खाने से छूट कर आई होगी। ये कहते हुए वह हंसने लगा। तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ। वह आईने में अपनी शक्ल देखते हुए बोला, तू अने सिंह रजावत ही है न? मुझे क्या हो गया? मैं कब से लड़कियों के बारे में बातें करने लगा। उद्धरण चिन्ह। वह अपना सिर झटकते हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। ये बात सच थी कि अने कभी लड़कियों के मुंह नहीं लगता था। अगर दुनिया में किसी चीज से उसे नफरत थी तो वह लड़कियों के ड्रामे से, उनके नखरे से। लड़कियों को हमेशा इग्नोर करने वाले अने को भी यह समझ नहीं आया कि क्यों वह दृष्टि से बहस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दृष्टि सिंहानिया मैंशन के सामने खड़ी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इतना खूबसूरत मैंशन भी रियल में हो सकता है। वह मेन गेट के पास गई जहां गार्ड्स खड़े थे। दृष्टि ने वन्या को कॉल किया तो युवान ने गार्ड्स को दृष्टि को अंदर आने देने के लिए ऑर्डर दे दिया। दृष्टि अंदर आ गई और हैरत भरी निगाहों से मैंशन के गार्डन को देखने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जन्नत में आ गई हो। उसने मेन दरवाजे के पास पहुंचकर डोर बेल बजाया। एक मेड ने दरवाजा खोला और दृष्टि अंदर गई। वह हैरानी में वहां की एक एक चीजों को देखने लगी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और यूनिक लग रही थी। तभी वन्या सामने से आकर दृष्टि को हग कर लेती है। दृष्टि भी उसके गले लग जाती है। वह इतने दिनों बाद वन्या को देख रही थी। जब वन्या बार से गायब हो गई थी तो दृष्टि की जान ही निकल गई थी। वन्या दृष्टि को लेकर सोफे पर बैठ जाती है जहां यक्षित भी बैठा होता है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि है। दृष्टि मीट यक्षित। दृष्टि स्माइल करते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, हेलो जीजू। यक्षित अपने फेस पर हल्की स्माइल लेकर उसे विश करता है। दृष्टि देख पा रही थी कि यक्षित कितना हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला है। तभी वेद भी दौड़ता हुआ वन्या के पास आ गया। वन्या उसे अपने गोद में बिठा लेती है। दृष्टि वेद की तरफ देखकर स्माइल करती है। वह समझ जाती है कि यही यक्षित का क्यूट बेबी है जिसके बारे में वन्या ने उसे फोन पर बताया था। वेद अपने टिमटिमाती प्यारी आंखों से दृष्टि को देखने लगा। वह अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मा ये आंटी कौन है? उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए बोली, बेटा ये आपकी दृष्टि आंटी हैं, आपकी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड और सिस्टर। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वेद को अपनी गोद में बिठा लेती है और बोलती है, हेलो बेटा।
मैं आपकी दृष्टि आंटी हूँ, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? उद्धरण चिन्ह। वेद को दृष्टि बहुत स्वीट लगी, इसलिए वह स्माइल करते हुए झट से हाँ में सिर हिला देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, ओके आज 6 वेदांश और दलिस्टी आंटी फ्लैंस। दृष्टि को वेदांश की क्यूट बातें बहुत अच्छी लगती है। वो उसके गाल पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको पता है आप बहुत क्यूट हो। ये कहकर वह वेद के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उससे हैंडशेक करती है। वन्या का ध्यान दृष्टि के कपड़ों पर जाती है जिसमें कॉफी के स्टेन्स लगे हुए थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि तेरे कपड़ों को क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि तो कॉफी वाली बात भूल चुकी थी, पर वन्या के यकायक पूछने से उसे सारी बातें याद आ गई। उसे एक बार फिर अनय पर गुस्सा आने लगा। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या बताऊं तुझे, आते वक्त मुझे कॉफी शॉप में एक सरफिरा आदमी मिल गया था, ये उसी की ही देन है। उद्धरण चिन्ह। वे सभी बातें करने में लगे हुए थे कि तभी डोर बेल बजी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो ये अनय था। वह सोफे के पास गया और यक्षित के बगल में बैठ गया। जब उसकी निगाहें दृष्टि पर पड़ी और दृष्टि की उस पर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, तुम? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि उसे घूरते हुए बोली, आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। उद्धरण चिन्ह। अनय भी दृष्टि को घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही खुद को वैल्यू दे रही हो? ये मेरे दोस्त और भाभी का घर है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो? दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, ओ मिस्टर, मैं भी आपका कोई पीछा विछा नहीं कर रही थी। मैं अपनी फ्रेंड वन्या से मिलने आई थी। वे फिर से शुरू होने वाले थे कि यक्षित ने दोनों को रोक दिया। वन्या अनय की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की तरफ घूरते हुए बोला, अनफॉर्चुनेटली यस भाभी। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, वन्या अभी मैं जिस सरफिरे आदमी की बात कर रही थी ना, वो यही हैं। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि की शिकायतें सुनकर वन्या हंसने लगी और अनय की तरफ देखने लगी। अनय भी दृष्टि को घूरते हुए बोला, यक्षित भाभी, मैं जिस आधे दिमाग वाली लड़की जिसका स्क्रू पूरी तरह से ढीला है की बात करने वाला था, ये वही है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि खा जाने वाली नजरों से अनय को घूरते हुए बोली, आपने मुझे आधे दिमाग वाली कहा, मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि को शांत कराते हुए बोली, अरे शांत हो जा, क्या तू भी बच्चों की तरह शुरू हो जाती है? एक बात बता, कहीं सामने चलते वक्त हर बार की तरह तेरा ध्यान फोन पर तो नहीं था? उद्धरण चिन्ह। अनय विनिंग स्माइल देते हुए बोला, अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे। भाभी, मैं इस पागल लड़की को कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी आंखें इस्तेमाल में लाया करे। दृष्टि एक नजर घूरकर अनय को देखती है। यक्षित भी घूरकर अनय को देखता है। ये देख अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? यक्षित उसे वेद की तरफ इशारा करता है जो कब से अपने अनय अंकल की गोद में आना चाहता था, पर अनय अंकल को तो दृष्टि आंटी से लड़ाई करने में ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। वेद अभी भी अनय के पैर को अपने छोटे छोटे हाथों से हिलाते हुए गुस्से से देख रहा था। ये देखकर अनय बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपनी गोद में ले लेता है और कान पकड़कर उससे माफी मांगता है। वन्या दृष्टि को लेकर अपने कमरे में आ जाती है ताकि वो उसके कपड़े चेंज करवा दे। उनके जाने के बाद यक्षित अनय की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। अनय सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या है? उद्धरण चिन्ह। तू तो लड़कियों के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता ना, फिर दृष्टि के साथ ये कोल्ड वार का ऐलान कैसे कर दिया? उद्धरण चिन्ह। युवान इस बार पर इंटरेस्ट लेते हुए अनय के बगल में बैठ गया और हैरानी वाली शक्ल बनाते हुए बोला, अनय भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप आज किसी लड़की के मुंह लग कर आए हैं? उद्धरण चिन्ह। अनय एक नजर घूरकर युवान को देखता है जिससे वह दांत दिखाते हुए चुप हो जाता है और यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि ये दृष्टि की बच्ची बाकी लड़कियों से अलग है।
इसके दिमाग की वायरिंग ही पूरी हिली हुई है। तुझे पता है कॉफी शॉप में ये अपनी आंखें भूल कर आई थी। ध्यान उसका नहीं था सामने और सीधे मुझ पर चढ़ाई कर दी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अने की तरफ देखते हुए बोला, एक मिनट, चल। दृष्टि का ध्यान तो सामने नहीं था, पर तेरा ध्यान कहाँ था उस वक्त? उद्धरण चिन्ह। जब अनय को कुछ नहीं सूझा तो वह बोला, तो मेरा दोस्त है या उसका? उद्धरण चिन्ह। युवान दांत दिखाते हुए बोला, ऑफ कोर्स अनय भाई का ध्यान दृष्टि दी पर रहा होगा, तभी तो उनके साथ आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित युवान की बातें सुनकर हंसने लगा। ये देखकर अनय युवान और यक्षित की तरफ घूर कर देखने लगा। कमरे में आकर वन्या अपने कबर्ड में से एक पिंक कलर का सूट निकाल देती है। दृष्टि उसे लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। बाहर आकर वह बेड पर वन्या के बगल में बैठ जाती है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, और कैसी है तू? पता है जब से तू बार से गायब हो गई थी मेरा सुख चैन सब गायब हो गया था। तैसे ही तेरा कॉल आया, मुझे राहत मिली। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है, पर मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं तुझे बता सकूं कि मैं कहाँ हूँ। शादी वाले दिन भी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या को छेड़ते हुए बोली, शादी से याद आया, वैसे जीजू बहुत हॉट और हैंडसम हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या एक नजर घूर कर दृष्टि को देखती है। ये देखकर दृष्टि उसे और टीस करते हुए बोली, देखो तो तुझे तो जलन होने लगी। मैंने तो बस जीजू की तारीफ की और तू इतने में ही जेलस हो गई। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे कहा तो था कि यक्षित ने यह शादी सिर्फ वेद के लिए की है। उद्धरण चिन्ह। इस पर दृष्टि बोली, पर तेरे नेक पर ये निशान तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दृष्टि के इतना कहते ही उसकी नजर अपनी नेक पर गई, जहां यक्षित के डीपली किस करने से मार्क बन गए थे, जिसके कारण वन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दृष्टि उसे छेड़ते हुए बोली, तू तो इतने में ही लाल हो गई, तो इसी बात पर बता कि बात कहाँ तक पहुँची है। कहीं मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस की मासी तो नहीं बनने वाली। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि का इशारा अच्छी तरह समझ पा रही थी। वह उसे घूर कर देखते हुए बोली, बेशर्म लड़की, तुझमें शर्म नाम की चीज ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि को लेकर नीचे जाने लगी, क्योंकि सभी नीचे ही थे। दादाजी और अनिल जी भी आ गए थे। दृष्टि ने उन्हें भी ग्रीट किया। युवान भी बगल में ही बैठा था। वन्या ने दृष्टि का सबसे इंट्रोडक्शन कराया। वेद सबके सामने खड़ा हो गया और बोला, आज वेदांश को हाइड एंड सीक खेलना है, वो भी आप छल के छठ। चैप्टर 33। वन्या दृष्टि को लेकर नीचे जाने लगी, क्योंकि सभी नीचे ही थे। दादाजी और अनिल जी भी आ गए थे। दृष्टि ने उन्हें भी ग्रीट किया। युवान भी बगल में ही बैठा था। वन्या ने दृष्टि का सबसे इंट्रोडक्शन कराया। वेद सबके सामने खड़ा हो गया और बोला, आज वेदांश को हाइड एंड सीक खेलना है, वो भी आप छपके छात। उद्धरण चिन्ह। अब आगे सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चैतन्य दादाजी वेद के बालों को सहलाते हुए बोले, बेटा आप लोग खेलो, मैं आप सबको खेलते हुए देखूंगा, ओके? उद्धरण चिन्ह। पर वेद जिद करते हुए बोला, नहीं बले दादू, आज वेदांश को आपके छात और दादू के छात भी खेलना है। अगर आप छब मेले छात नहीं खेले तो मैं लूंगा। ये कहते हुए वह रोने वाली शक्ल बना लेता है। यक्षित वेद को अपनी छोटी की हुई आंखों से देखता है कि कैसे उसका बेटा नौटंकी कर रहा है अपनी जिद मनवाने के लिए। उसकी ऐसी शक्ल देखकर अनिल जी उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोले, बेटा आप रो मत, मैं और आपके बड़े दादू आपके साथ खेलेंगे, ओके? ये सुनते ही वेद के चेहरे पर रौनक आ गई। युवान एक्साइटेड होते हुए बोला, सबके साथ हाइड एंड सीक, मुझे तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें तो मजा आएगा ही ना, क्योंकि तुम भी वेद जितने ही तो हो। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। युवान उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम मैदान में आ जाओ, फिर बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा बच्चा हूँ।
उद्धरण चिन्ह। आस्तिक अपनी भौहें तान कर बोला, ओ रियली तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सिर्फ चैलेंज ही नहीं कर रहा, जीतूंगा भी मैं ही। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, अपने सपने में। उद्धरण चिन्ह। बात आगे बढ़ता देख अनय उन्हें रोकते हुए बोला, अरे अभी तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे दोनों को इस गेम का बड़ा एक्सपीरियंस हो। उद्धरण चिन्ह। युवान अनय की तरफ देखते हुए बोला, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद इस गेम के चैंपियन हो। अनय भाई, हम आपकी तरह इस गेम में अनाड़ी नहीं हैं। ये कहते हुए वह दृष्टि को हाई फाई देता है। दृष्टि भी युवान का सपोर्ट करते हुए बोली, युवान कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाल लेते हैं। अनय दृष्टि का इशारा अच्छी तरह समझ रहा था। वह एक नजर घूरकर दृष्टि को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, तुम रुको, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। वेद अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आंखों से सबको घूर कर देखता है। सभी उसकी तरफ देखकर एकदम शांत हो जाते हैं। ओके ओके, तो फिर हम सब गेम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले सीख करेगा कौन? उद्धरण चिन्ह। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नो डाउट जितने भी बड़े मौजूद थे वे बड़े दिनों बाद ये गेम खेलने वाले थे। पर वन्या वह तो पहले भी वेद के साथ ये गेम खेल चुकी थी, इसलिए उसे इसका एक्सपीरियंस था। सारे बड़ों को एक दूसरे की शक्ल देखता देख वेद सामने आया और बोला, मैं करूंगा छीक। सब उस बच्चे का एक्साइटमेंट देखकर स्माइल करने लगे। वेद एक जगह पर खड़े होकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और काउंटिंग करने लगता है। उसके 20 तक गिनते ही सभी अपनी अपनी जगहों में छिप जाते हैं। वेद किसी क्यूट से जासूस की तरह अपनी पैनी निगाहों से सबको खोजने लगता है। अनय छुपते छुपाते हॉल के पास वाले पर्दे पर छिपने लगता है। तभी कोई उससे टकरा जाता है। ये और कोई नहीं, दृष्टि ही होती है। वह भी पर्दे के पीछे छिपने आई थी और इत्तेफाक से उसे अनय भी यहीं मिल गया। वह उसे देखकर चिल्लाने ही वाली थी कि अनय ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वह उसकी तरफ घूरते हुए अपनी फुसफुसाती आवाज में बोला, तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? उसके इतना कहते ही दृष्टि उम्मम करने लगी, क्योंकि अभी भी उसके हाथ दृष्टि के मुंह पर थे। ये देखकर अनय धीरे से बोला, ओके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर तुम चिल्लाओगी नहीं। दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया तो अनय ने उसके मुंह पर अपनी पकड़ जैसे ही लूज किया। दृष्टि ने उसके हाथों को जोर से काट लिया। अनय को दर्द हुआ लेकिन वह चीख भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वे पकड़े जा सकते थे और उसने आज ठान ली थी कि ज्यादा देर छिपकर वह युवान को झूठा साबित कर देगा। वह गुस्से से दांत पीसते हुए दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम न सच में जंगली हो, कहीं भी शुरू हो जाती हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि भी फुसफुसाते हुए बोली, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप खुद को तो देख लें। उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी गहरी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, ओह रियली? अभी तक तो मैंने जंगली वाली कोई ऐसी हरकत की ही नहीं है, पर अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि उसके इरादे भांपते हुए हड़बड़ाकर बोली, आप दूर रहिए मुझसे वरना मैं जीजू से आपकी क्लास लगा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारे जीजू आ जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। उनकी खुसूर फुसूर सुनकर वेद का ध्यान उनकी तरफ गया, पर यह फील करते ही अनय ने दृष्टि को फटाक से अपने करीब कर लिया और उसे अपनी बाहों में थामते हुए शांत रहने का इशारा किया। दृष्टि भी चौकन्नी हो गई। अनय के इस तरह से करीब आ जाने से दृष्टि की हालत खराब होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और धड़कनों के तो क्या ही कहने। अनय ने ये सब ज्यादा देरी तक छिपे रहने के लिए किया था, पर जैसे ही उसकी नजर दृष्टि पर पड़ी वह डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओह तो इस चैटर बॉक्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसने आहिस्ते से दृष्टि को छोड़ दिया, क्योंकि वेद के कदमों की आहट भी अब नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी दरवाजे के कोने में छिपे हुए थे। तभी वे अनिल जी से टकराए। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अनिल जी चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोले, डैड आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। तू भी तो यहीं छिपा बैठा है?
उद्धरण चिन्ह। अनिल जी दादाजी को शांत कराते हुए बोले, डैड शशिश, वरना आपका प्यारा वेद हमें जल्द ही ढूंढ लेगा। तू भी अपना मुंह बंद रख, आज मैं सबको ये दिखा दूंगा कि इस बुढ़े में कितना दम है। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी की बातें सुनकर अनिल जी स्माइल करने लगे। उन्हें इस वक्त अपने डैड बहुत क्यूट लग रहे थे। युवान किचन काउंटर के पीछे छिपा बैठा था। वह जैसे ही पीछे पलटा, आस्तिक से टकराकर दोनों गिर गए। युवान अपनी कमर को सहलाते हुए बोला, आह, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी मेरा पीछा करते हुए आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। ओ मिस्टर हैंडसम, अपनी खूबसूरती की गाथा गाना बंद करो, वरना हम चैलेंज हार जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तो तुम यहाँ आए ही क्यों? क्या तुम्हें छिपने के लिए एक यही जगह मिली? अब तुम अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, वरना मैं तुम्हें खुद यहाँ से धक्का दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चुपचाप तुम्हें देखता रहूंगा? भगवान ने मुझे भी हाथ और पैर दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी वेद किचन में आ जाता है। उसके छोटे छोटे कदमों की आहट पाकर दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। युवान आस्तिक को धमकी देते हुए बोला, अगर अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गुदगुदी करना स्टार्ट कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, और मैं तुम्हें जाने दूंगा, है न? उद्धरण चिन्ह। फिलहाल अभी के लिए यहाँ से निकलो, वरना मेरा क्यूट भतीजा हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेगा। ये कहते हुए वे दोनों किचन काउंटर से खिसककर दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वन्या अभी भी अपने लिए छिपने की जगह ढूंढ रही होती है। अचानक उसे पर्दे के पीछे से कोई अपनी तरफ खींच लेता है। वह शॉक्ड रह जाती है। सामने यक्षित ही होता है। वह चीखने ही वाली होती है कि यक्षित अपने हाथ वन्या के मुंह पर रख देता है और उसे डांटते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी, ये मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। उम्मम उम्मम। वन्या कुछ कहने के लिए होती है, पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। वन्या यक्षित को उसके मुंह की तरफ इशारा करती है तो वो उसे छोड़ देता है। वह फुसफुसाते हुए यक्षित पर बरस पड़ती है, हाँ, मुझे तो जैसे सपना आया था कि आप पर्दे के पीछे छिपे हुए हो। तभी दोनों को वेद के कदमों की आहट होती है तो यक्षित वन्या को अपनी बाहों में थामकर उसे चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद वेद वहां से चला जाता है, पर फिर भी दोनों वैसे के वैसे रहते हैं। यक्षित तो वन्या के गुलाबी होठों में ही खो गया था। वन्या ने जब यक्षित की हरकतों को नोटिस किया तो वह उसकी तरफ देखकर बोली, यक्षित अब हटिए आप, वेद यहाँ से चला गया है। उद्धरण चिन्ह। पर यक्षित को देखकर लग रहा था कि अब उसका मूड बदल चुका है। वन्या जैसे ही उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगती है। यक्षित उसे और जोर से अपनी बाहों में कस लेता है। वह धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगता है। ये देखकर वन्या बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को घूरने लगती है और बोलती है, आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट चैलेंज मी बेबी, वरना बाद में तुम पछताओगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे घूरना जारी रखती है। यक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, कहीं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा न होना पड़ जाए। ये कहते हुए वह एक बार फिर वन्या की तरफ झुकने लगता है। वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित प्लीज, कोई देख लेगा। उद्धरण चिन्ह। पर यक्षित पर तो जैसे भूत सवार था। वो कहाँ रोकने वाला था, पर इससे पहले कि वो उसके गुलाबी होठों को छू पाता, वन्या झट से उसके चिन्ह पर हल्का सा काट लेती है, जिससे उस पर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर वन्या फट से दूसरे साइड वाले पर्दे पर छिप जाती है। यक्षित घूरते हुए बोला, वाइफी, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ये कहते हुए वह वहां से निकल गया और वन्या को ढूंढने लगा। वहीं ध्रुव, भाविक और एकांत तीनों सोफे के पीछे छुपे बैठे थे। जैसे ही वेद उनको ढूंढते हुए वहां पहुंच गया तो वे चारों गोल गोल होकर सोफे के पीछे ही छिपते हुए चलने लगे। वन्या चुपचाप पर्दे के पीछे छिपी हुई ही थी कि तभी यक्षित वहां आ जाता है और डेविल स्माइल करते हुए वन्या को देखने लगता है। वन्या उसे देखकर सकपका जाती है और वहां से भागने की कोशिश भी करती है,
पर इससे पहले ही यक्षित उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है और उसके कानों के पास जाकर बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी। चैप्टर 34। वन्या चुपचाप पर्दे के पीछे छिपी हुई ही थी कि तभी यक्षित वहां आ जाता है और डेविल स्माइल करते हुए वन्या को देखने लगता है। वन्या उसे देखकर सकपका जाती है और वहां से भागने की कोशिश भी करती है, पर इससे पहले ही यक्षित उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है और उसके कानों के पास जाकर बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे वन्या लाचारगी से यक्षित की तरफ देखने लगी, जैसे उसे छोड़ने के लिए कह रही हो। उसे इस तरह देखकर यक्षित को बड़ा मजा आ रहा था। यक्षित आहिस्ते से उसके करीब जाने लगा। ये देखकर वन्या की धड़कनें एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी। वो यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित प्लीज आप फिर से शुरू मत हो जाइए, कम से कम जगह तो देख लीजिए। उद्धरण चिन्ह। पर यक्षित पर तो जैसे इन सब का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब बोलकर तुम मुझसे बच जाओगी? ये कहते हुए वह वन्या के बेहद करीब आ गया था। बस 1 इंच की दूरी ही उनके होठों के बीच रह गई थी। वन्या को अब बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आया तो वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर तभी युवान उसका सेविया बनकर वहां टपक पड़ता है। दरअसल वह वेद की निगाहों से बचते हुए वहां आ गया था। युवान ने देखा कि उसके भाई और भाभी भी दोनों वहां छिपे हुए हैं। ये देखकर उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी और दोनों के बीच खड़ा हो गया। यक्षित एक बार फिर उसे गुस्से से घूरने लगा, जैसे अभी के अभी वो उसकी जान ले लेगा। वन्या तो युवान को देखकर बहुत खुश हो गई। वो मन ही मन बोली, थैंक यू युवान, तुमने मुझे आज अपने डेविल भाई से बचा लिया। फिर एक नजर यक्षित की तरफ देखा जो खा जाने वाली नजरों से युवान को घूर रहा था। ये देखकर वन्या मन ही मन बहुत हंस रही थी, पर अफसोस उसकी किस्मत आज उसके साथ नहीं थी, इसलिए यक्षित को उसकी इस हरकत का पता चल गया। वो उसकी तरफ ऐसे घूर कर देखने लगा जैसे कह रहा हो, तुम्हें तो मैं रूम में देखता हूँ, तब तक तुम अपनी खैर मनाओ। वन्या ने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि यक्षित की नजरों को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर तक ये गेम चलता रहा। इस इंटरेस्टिंग गेम को सबने बहुत एंजॉय किया। बड़े दिनों बाद सभी एक साथ वक्त बिताकर बहुत खुश थे। वन्या ने दृष्टि और अनय को लंच करने के बाद ही वहां से जाने दिया। डिनर के बाद वन्या झट से अपने कमरे में आई, तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और अपने रूम से निकलकर वेद के कमरे में आ गई, क्योंकि वो यक्षित की उन खतरनाक धमकी को नहीं भूल सकती थी जो उसने हाइड एंड सीक खेलते वक्त उसे दी थी। वह वेद को सुलाने लगी। अपनी मम्मा की प्यारी थपकियों से वेद जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। वन्या ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके माथे को चूमते हुए वो उसके कमरे से बाहर आकर आहिस्ते से अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसने डोर से ही अंदर झांक कर देखा तो यक्षित उसे कहीं नजर नहीं आया। ये देखकर वह चैन की सांस लेती है। अंदर आकर वह बेड की तरफ देखते हुए बोली, हास चलो, वो डेविल इस वक्त यहाँ नहीं है, उनके आने से पहले ही मैं चुपचाप सो जाती हूँ। वन्या ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की हाथों की पकड़ महसूस होती है। इतनी भी क्या जल्दी है सोने की वाइफी? यक्षित ने वन्या के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर कहा, तो वन्या सिहर उठी। उसे पता चल गया कि आज वह बचने वाली नहीं है। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, आप यहाँ कैसे? आप तो कमरे में नहीं थे ना? उद्धरण चिन्ह। वाइफी तुम हकला क्यों रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? यक्षित ने यह वन्या को टीस करते हुए कहा। वन्या अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे कोई डरती वर्ती नहीं समझे आप। वन्या ने ये कह तो दिया था, पर उसके जुबान और चेहरे के एक्सप्रेशन दोनों का दूर दूर से कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा था। वह वन्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे डर रही हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या एक कदम पीछे हटते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले आप चुपचाप एक जगह पर खड़े रहिए। उद्धरण चिन्ह। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? उद्धरण चिन्ह। तो
तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। ये कहते हुए वन्या कमरे में ही इधर उधर भागने लगी, पर यक्षित से ज्यादा देर तक दूर भागना आसान नहीं था। उसकी फुर्ती के सामने आखिर वन्या को हार मानना ही पड़ा। यक्षित वन्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। यक्षित के ऐसा करने से उसकी अचानक से बोलती बंद हो जाती है। वो उसे टीस करते हुए बोला, क्या कह रही थी तुम? मुझसे दूर चली जाओगी? चलो मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ, भाग कर दिखाओ। वन्या को कोई शौक नहीं था बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, इसलिए वह कुछ न करते हुए चुपचाप वहीं उसी पोजीशन में लेटी रही। यक्षित सीरियस होते हुए बोला, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हें तुम्हारे किए की पनिशमेंट मिलेगी, तो अब तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। ये कहते हुए वह अपने दांत वन्या के होठों पर गड़ाने के लिए बिल्कुल रेडी था, जिसे देखकर ही वन्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि यक्षित कोई राक्षस हो और वो कोई मासूम सी लड़की। पर थोड़ी देर बाद जब उसे यक्षित की कोई हलचल मालूम नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोल ली। सामने देखा कि यक्षित उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है, क्योंकि वन्या डरते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि यक्षित स्माइल किए बगैर रह नहीं पाया। वन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आप मुझे डरा रहे थे? पर वो उसका जवाब दिए बगैर उसकी तरफ झुककर उसके होठों को किस करने लगा। वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करने लगा। उसकी किस इतनी सॉफ्ट और स्वीट थी कि वन्या भी इस किस में बहकने लगी। उसे किस करता देख यक्षित पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। उसने तब तक वन्या को किस किया जब तक उसकी सांसें भारी नहीं हो गई। वो उसके होठों को छोड़कर उसकी नेक पर किस करने लगा, जिससे वन्या की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। उसे जी भर कर किस करने के बाद वह उसे रिलीज कर देता है और उसके कानों के पास आकर बोला, योर स्मेल मेक मी क्रेजी, आई विल नेवर वंडर इफ आई फॉल फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। आज यक्षित ने वन्या से अपने दिल की बात कह दी थी। वन्या ने उसे यह एहसास दिलाया कि सभी लड़कियां अवनी की तरह धोखेबाज नहीं होती। उसके लिए भी दुनिया में कोई है जो सिर्फ उसके लिए बनी है, जो उसकी केयर करती है, उसका ख्याल रखती है खुद से भी ज्यादा। वन्या यक्षित की लाइफ में एक्सीडेंटली आई थी। यक्षित ने बस यूं ही उससे शादी का डिसीजन ले लिया था, पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। वन्या उसकी लाइफ में सारी खुशियां वापस ले आएगी, उसके बेटे की सगी माँ से भी बढ़कर उसे प्यार देगी। वन्या यक्षित की लाइफ में किसी मैजिक की तरह थी। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित स्माइल करने लगता है। चैप्टर 35। वन्या यक्षित की लाइफ में एक्सीडेंटली आई थी। यक्षित ने बस यूं ही उससे शादी का डिसीजन ले लिया था, पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। वन्या उसकी लाइफ में सारी खुशियां वापस ले आएगी, उसके बेटे की सगी माँ से भी बढ़कर उसे प्यार देगी। वन्या यक्षित की लाइफ में किसी मैजिक की तरह थी। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित स्माइल करने लगता है। अब आगे यक्षित उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ऐसे मत देखो वाइफी, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वन्या झट से अपनी नजरें यक्षित पर से हटा देती है। उसकी इस हड़बड़ा को देखकर यक्षित एक बार फिर स्माइल करता है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर आपने तो कहा था कि आपने ये शादी सिर्फ वेद के लिए की है ताकि उसे उसकी माँ का प्यार मिल सके। उद्धरण चिन्ह। यक्षित स्माइल करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैंने ये कहा था कि मैं ये शादी अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि बेटे की माँ से प्यार नहीं हो सकता। वन्या तो यक्षित को देखती ही रह गई। उसे कभी लगा नहीं था कि यक्षित उसे प्यार करेगा। जिस तरह से यक्षित का एटीट्यूड था, जिस किस्म का एरोगेंट, गुस्सैल और खतरनाक इंसान था, वन्या को कभी नहीं लगा था कि वो उससे प्यार कर पाएगा। हाँ, ये बात अलग थी कि वन्या भी उसके लिए कुछ फील करने लगी थी, पर वो भी उससे प्यार करने लगी है, वह शो नहीं थी, इसलिए वह खुद को वक्त देना चाहती थी। पर ये बात सच थी कि यक्षित ने उसकी जिंदगी की खोई हुई खुशियाँ उसे वापस लौटा दी थी।
अपने डैड के घर में रहते हुए वन्या ये तक भूल गई थी कि खुश कैसे रहा जाता है। खुश रहना तो दूर, उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। उसे लगा नहीं था कि वो जिंदगी में कभी खुश रह पाएगा, पर यक्षित ने उसे अपनी जिंदगी में लाकर वो सब कुछ दिया जिसकी वन्या हकदार थी। यक्षित का यही केयरिंग नेचर वन्या को बहुत पसंद आता था। वह न सिर्फ एक अच्छा पति था, बल्कि एक अच्छा पिता, एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई और एक अच्छा पोता भी था। यक्षित की बातें सुनकर वन्या टिमटिमाती आंखों से एक बार फिर उसे देखने लगी। ये देखकर यक्षित उसके ऊपर आ जाता है और उसके कान के पास जाकर बोला, लगता है तुम मेरे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कहने के साथ वह वन्या को एक नजर देखता है जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही होती है। वह अचानक से नहीं बोलती है। उसके इस रिएक्शन पर यक्षित हंसने लगता है। उसने ये सब सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, मगर यह सच था कि वह वन्या से प्यार करने लगा था। पर वह वन्या पर अपना प्यार जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता था। वह उसका वेट करना चाहता था जब तक कि वो खुद रेडी न हो जाए। यक्षित आहिस्ते से वन्या के माथे पर किस कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों के साथ हाँ में सिर हिलाती है और झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। यक्षित उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। वन्या किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने में छिप जाती है। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक बार फिर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह यक्षित की नींद आज देरी से खुली। उसे भी समझ नहीं आया कि वह आज लेट तक कैसे सोता रह गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने साइड में देखता है, पर वन्या वहां नहीं होती। वह पहले ही उठ चुकी थी। वह वेद के रूम में आता है, पर वहां भी वह नहीं होती। यक्षित को अब समझ आ गया कि वन्या उसे कहाँ मिल सकती है। वह किचन में चला गया, जहां वन्या ब्रेकफास्ट रेडी करने में लगी थी। उसकी हाथों की बनी डिश की खुशबू में एक मैजिक था जो सबको अपना फैन बना लेता था। उसने लगभग सारे डिशेज रेडी कर लिए थे, बस अब एक पेन में स्पून चला रही थी कि तभी यक्षित उसके पास पहुंचकर उसे पीछे से हग कर लेता है और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका देता है। उसके अचानक हग करने से वन्या थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान खाना बनाने पर था। फिर जब वह पीछे पलटकर देखती है तो उसकी सांस में सांस आती है। यक्षित उसके कान के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। वन्या भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वह दोबारा खाना बनाने में बिजी हो जाती है, पर यक्षित अभी भी उसे अपनी बाहों में भरे हुए होता है। ये देखकर वन्या कसमसाते हुए उससे छूटने की कोशिश करती है, पर यक्षित अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे और जोर से पकड़ लेता है और कहता है, वाइफी तुम थोड़ी देर ऐसे खड़ी नहीं रह सकती ना। उद्धरण चिन्ह। वन्या उस पर बिगड़ते हुए बोली, आप भी मुझे छोड़ेंगे नहीं ना? कब से देख रही हूँ बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए बेडरूम की बात अलग है, अगर कोई आ गया और हमें इस तरह देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। यक्षित बेफिक्री से बोला, आई डोंट केयर वाइफी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सबके सामने तुम्हें इस तरह होल्ड करने में, तो तुम अपना देख लो। उद्धरण चिन्ह। वन्या चिढ़ते हुए बोली, यक्षित सीरियसली, शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। मैं आपकी हरकतों को नोटिस कर रही हूँ। दिनों दिन आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बेटा अपने डैडी से क्या सीखेगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की इस फिक्र पर स्माइल करते हुए बोला, यही सीखेगा कि उसके डैड उसकी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। आई एम श्योर हमारे बेटे को ये जानकर बहुत खुशी होगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या अब क्या बोलती, अब तक ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका था, इसलिए वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं वेद को रेडी करवा कर आती हूँ। पर यक्षित आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वह अभी भी उसे हग किए हुए उसके कंधे पर अपना चिन टिकाए हुए थे। उसे यूं शांति से खड़ा देख वन्या उस पर बिगड़ते हुए बोली, यक्षित ये क्या हरकतें हैं?
जाने दीजिए मुझे। और आप आज बच्चों की तरह क्यों हरकतें कर रहे हैं? आपको ऑफिस नहीं जाना? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे हग किए हुए ही बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन एक कंडीशन पर। उद्धरण चिन्ह। और वो क्या है? उद्धरण चिन्ह। मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षिता पागल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सोच लो बेबी, वरना तुम्हें आज दिन भर इसी पोजीशन पर खड़ा रहना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि अभी थोड़ी देर में ही ब्रेकफास्ट के लिए पूछने के लिए सभी किचन में आ जाएंगे। आगे तुम खुद ही समझदार हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या को यक्षित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसने यक्षित की मांगे पूरी नहीं की तो एम्बेरस होना उसे ही पड़ेगा। इसलिए वह खुद को प्रिपेयर करने लगी। ठीक है, मैं आपको किस करने के लिए रेडी हूँ, पर पहले आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर यक्षित उसे रिलीज कर देता है। वन्या उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए आहिस्ते से उसे किस करती है और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग जाती है। क्योंकि उसे यक्षित पर पूरा भरोसा था, अगर वह वहां रुकी तो वह इस किस को लंबा खींच सकता था और वह सबके सामने एम्बेरस होना नहीं चाहती थी। यक्षित उसे भागता देख स्माइल करता है और अपने रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वन्या भी वेद को रेडी कर देती है। सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद यक्षित, आस्तिक, ध्रुव, भाविक और एकांत सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज युवान को कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना था, इसलिए वह आज घर पर ही था। वेद भी आज घर पर था। अनिल जी अपने रूम में थे। तभी वेद उनके कमरे में आ गया। उसे देखकर अनिल जी के फेस पर स्माइल आ गई। वेद उनके पास जाते हुए बोला, दादू वेदांश को तेलिचपल घूमने जाना है। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी स्माइल करते हुए बोले, टेरेस पर नहीं बेटा, हम गार्डन में चलते हैं। ओके। उद्धरण चिन्ह। प्लीज दादू तलई न, हम तेलिस 6 आसमान देखेंगे और तिलियों को भी। उद्धरण चिन्ह। वेद के जिद करने पर अनिल जी मान जाते हैं और उसे गोद में उठाकर लिफ्ट से होते हुए टेरेस पर आ जाते हैं। आज नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। टेरेस में डिफरेंट फ्लावर के पौधे भी लगे हुए थे, जिनमें खूबसूरत तितलियां मंडरा रही थी। दोनों दादा पोता वहां टहल रहे थे। तभी अनिल जी के फोन पर युवान ने कॉल किया, डैड आप जल्दी नीचे आइए, दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उद्धरण चिन्ह। युवान की आवाज सुनकर अनिल जी एकदम से घबरा गए। वे वेद को एक जगह खड़े रहने का बोलकर नीचे जाते हैं। वे सीधे चैतन्य दादाजी के कमरे में जाते हैं, जहां युवान भी होता है। इधर वेद एक तितली के पीछे भागते भागते टेरेस के एकदम किनारे आ जाता है। थोड़ी देर बाद युवान और अनिल जी टेरेस पर आते हैं, पर वेद उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता। अनिल जी को वेद की चिंता होने लगती है। वे सभी तरफ वेद को ढूंढने लगते हैं। वे मन ही मन बोले, कहाँ चला गया ये बच्चा? इतना छोटा है कि लिफ्ट से होते हुए नीचे तो नहीं जा सकता। वो यही सब सोच रहे थे कि तभी युवान की नजर टेरेस से नीचे गई। नीचे का नजारा देखकर युवान की जान बाहर आ गई। वह बेहद घबरा गया। वह अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड जल्दी यहाँ आइए। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी घबराए हुए वहाँ जाते हैं। नीचे का नजारा देखकर अनिल जी का कलेजा हिल गया था, क्योंकि नीचे खून के छींटे पड़े हुए थे। ये देखकर उनकी रूह कांप गई। वेद का टेरेस में न मिलना और नीचे खून के छींटे दिखना, वे बहुत घबरा गए। तभी वन्या वेद को ढूंढते हुए वहाँ आ गई। वेद कहाँ हो बेटा? आपकी मम्मा आपको कब से ढूंढ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। जब वन्या ने अनिल जी को देखा तो वे बिल्कुल घबराए हुए बोले, वन्या बेटा। वेद। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी घबरा कर बोली, क्या हुआ मेरे वेद को? वो ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, बेटा वेद मेरी लापरवाही की वजह से 3 मंजिल के ऊपर से नीचे गिर गया। ये कहते हुए वे पैनिक होने लगे। युवान और वन्या ने किसी तरह उन्हें नीचे ले आए। अनिल जी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो उनके पास वन्या बैठी हुई थी। जैसे ही उन्हें होश आया वे फिर से वेद का नाम लेने लगे।
वन्या ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और पूछा, डैड वहाँ क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी भारी मन से बोले, बेटा मैं और वेद टेरेस में टहल रहे थे, तभी युवान को मुझसे कुछ जरूरी काम आ गया, तो मैं जल्दी में नीचे आ गया, ये कहकर कि वेद वहीं खड़ा रहे मेरे आते तक। पर जब मैं नीचे आया तो वेद टेरेस से नीचे, पर बेटा मैंने जानबूझकर वेद को वहाँ नहीं छोड़ा था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या अनिल जी के हाथों में अपना हाथ रखकर बोली, डैड मैं जानती हूँ कि आपने वो जानबूझकर नहीं किया, बल्कि आपसे वो अनजाने में हो गया। ठीक उसी तरह जैसे यक्षित ने भी अपनी मॉम और बहन को जानबूझकर वहाँ अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी जाना पड़ा था। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर अनिल जी बिल्कुल शांत हो गए। वन्या उन्हें समझाते हुए बोली, डैड प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बात सुनकर अनिल जी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वन्या उनके हाथों पर अपने हाथ रखकर बोली, डैड आप मानते हैं न कि आज जो हुआ वो आपसे जानबूझकर नहीं हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपको वेद को छोड़कर जाना पड़ा। अनिल जी ने हाँ में सिर हिलाया क्योंकि वन्या का कहना सही था। वन्या उन्हें समझाते हुए बोली, डैडी अभी जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, प्लीज आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। उस दिन यक्षित को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर उन्हें इसका अंदाजा होता तो वे मॉम और युविका को छोड़कर कभी नहीं जाते। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर अनिल जी किसी गहरी सोच में डूब गए। वन्या उनकी तरफ आस भरी निगाहों से देखते हुए बोली, डैडी आपने तो मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो क्या आप अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे? प्लीज एक बार एक पिता की नजरों से सोचकर देखिए। जिस तरह आपने अपनी वाइफ और बेटी को खोया, उसी तरह यक्षित ने भी अपनी मॉम और बहन को खोया है। वो भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना कि आप उनसे करते थे। डैड वो आज भी उस गम और उन तकलीफों से उबर नहीं पाए हैं। उनके डेथ के बाद सिर्फ आप ही थे जो उन्हें संभाल सकते थे, पर उस वक्त तो आप भी उनके साथ नहीं थे। आप एक बार सोचकर देखिए, यक्षित ने एक साथ अपनी मॉम बहन के साथ साथ अपने डैड को भी खोया है। डैड प्लीज, अब मैं और ये नहीं चाहती कि उन्हें उनके डैड की कमी महसूस हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वन्या उनके कमरे से बाहर आ जाती है। अनिल जी के माइंड में उस दिन का इंसिडेंट मूवी के सीन की तरह चलने लगता है।